गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता ही है आपके एग्जाम्स हैं और कल मैंने आपको यूटी1 का पूरा सिलेबस समझा दिया था, बता दिया था किस तरह से बनेगा। अच्छा, हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर सिल्वर वेडिंग, जिनके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। तो कल मैंने आपको बताया था कि यशोदा के बारे में और उनकी पत्नी के बारे में, कि जो उनकी पत्नी है वो किस तरह से अपने बच्चों का हमेशा पक्ष लेती हैं। और वो कहती हैं कि मुझे तो आपकी सारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 6। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोदा जी ने अपने से पूछा कि ये बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ना पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी जाती। अर्थात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार सोचते हैं कि काश मैंने शादी नहीं की होती, घर गृहस्थी नहीं होती, अकेला रह रहा होता तो अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं डेडिकेट होकर अपने ऑफिस पे, अपने काम पे तवज्जो देता, ज्यादा काम करता। फिर उनका अचानक से ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किशनदा का बुढ़ापा सुख ही नहीं रहा। देखिए, जाहिर सी बात है, किशनदा जो थे उन्होंने अनमैरिड थे, उन्होंने शादी नहीं करी थी, उनको कोई परिवार नहीं था। तो हम शुरू में तो हमें लगता है कि हम खुश हैं, लेकिन बुढ़ापे में जाकर कहीं ना कहीं हमें एहसास होता है कि यार हमारी शादी होती, बच्चे होते, पत्नी होती तो हमारा ध्यान रखती। तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान आया यशोधर बाबू को कि हाँ, उनकी शादी नहीं हुई थी और कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी हो रही थी। आगे वो कहते हैं कि उन्होंने ये भी बहुत बड़ी गलती करती थी, जो जगह जगह स्थान थे, हौज खांसा, गीरमा, कैलाश, कहीं ना कहीं इन जगह पर उन्होंने मकान नहीं बनवाया था। अर्थात बहुत सारे लोगों ने बनाया था, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। अर्थात उपकृत यानी उपकार करने वाले, यानी कि जो किशनदा थे उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर उपकार किया था, मदद की थी, लेकिन जब उनकी नौकरी थी सरकारी और उनको क्वार्टर खाली करना पड़ा, उसके बाद किसी ने भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ रहिए। लेकिन फिर उसके बाद बेचारे किराए का एक घर लेकर रहने लग गए। उनको काफी इस बात का बुरा लगा कि उन्हें किसी ने भी नहीं रखा। और जो यशोधर बाबू हैं वो भी नहीं रख पाते थे, क्योंकि क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। जिस क्वार्टर में 2 कमरों का वो क्वार्टर था और 2 कमरों के क्वार्टर में जो यशोदा थे, यशोदा बाबू के साथ 3 फैमिली रहती थी, तो पॉसिबल नहीं था कि उनको वो उस जगह पर रख पाए। इसलिए वो बेचारे मजबूर थे, वो चाहकर भी किशनदा को अपने साथ नहीं रख सकते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर किराए के क्वार्टर में रहे और फिर अपने आप बाद गांव चले गए। उसके बाद वो गांव चले गए जब काफी बुजुर्ग हो गए, लेकिन पता चला 1 साल बाद ही उनकी, वहां गांव जाने के बाद 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनका रिटायर होने के बाद वो काफी मुरझाते चले गए। जाहिर सी बात है, अगर आप वर्क कर रहे हो, अपने ऑफिस वगैरह जा रहे हो, तो आप थोड़े से खुश रहते हो क्योंकि लोगों से आपका मिलना जुलना बनता है। लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हो, आप घर में ही पड़े रहते हो, कोई बोलने चालने वाला नहीं, किसी से आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सूखता जाता है, घुटता जाता है। और जब उनकी मृत्यु हुई तो यशोदा बाबू ने उनके एक बरादरी के व्यक्ति से पूछा कि क्या हुआ। बोले पता नहीं, हुआ होगा कुछ, हमें नहीं पता। अर्थात जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति अकेला रहता है उसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, घर में पड़े पड़े कुछ भी हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, परिवार हो तो परिवार से हम पूछ सकते हैं, लेकिन वो अकेले रहते थे इसलिए कुछ नहीं पता। इसलिए उनके लोगों ने कहा पता नहीं, हुआ होगा, जो भी हुआ होगा। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा मौत हो जाती है, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये जानते हैं यशोदा जी, बच्चों का होना भी जरूरी है। ये सही है कि यशोदा जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और संकेत दे रही हैं कि उनके कारण यशोदा जी के बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। जो यशोधर बाबू हैं एक तरफ ये मानते हैं शादी नहीं करना, लेकिन जब उनकी वो दुर्दशा देखते हैं तो दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि बच्चे होना भी बहुत जरूरी है, ताकि बुढ़ापे में बच्चे हमारी सेवा कर सके, हमारी देखभाल कर सके। लेकिन वो कह रहे हैं साथ में कि मेरे बच्चे तो मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे जिस तरह के संकेत दे रहे हैं, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बुढ़ापे में मेरी सेवा करें या ना करें। अपनी मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई ये बात नहीं भूले कि गधा 25 में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। वो जो किशनदा थे उनको वो बहुत मर्यादित पुरुष मानते थे कि बहुत अच्छे हैं, जैसे मर्यादा राम है, इसी तरह वो उनसे उनकी तुलना करते थे कि बहुत अच्छे हैं। फिर वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है पता नहीं 25 साल की उम्र में कुछ भी करे, लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, काम करते जाते हैं, वो धीरे धीरे
यानी कि समझदार होता जाता है। जैसे ही व्यक्ति पे जिम्मेदारियों का भार पड़ता है, व्यक्ति भले शुरू में कैसा भी हो, मस्तीखोर हो, लेकिन आने वाले समय में बहुत समझदार हो जाता है। चाहे वो जवानी में कितने भी किस्म की खुराफातें करे, हरकतें करे, शैतानियां करें, है ना, किस तरह के भी काम करें, है ना, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके समझदार हो जाता है। किशनदा अपने बारे में बताते हैं कि मैं भी जब 25 साल का था, यानी कि युवा था, तो बहुत सारी मैंने 50 खुराफातें करी है, यानी बहुत सारी हरकतें करी हैं, उठ पटांग, जैसे कि ककड़ी चुराना, मुर्गी की गर्दन को मोड़ देना, इस तरह की, पीछे से खिड़की से कूदकर भाग जाना, और सेकंड शो सिनेमा देखना, इस तरह की बातें जो आजकल के युवा थोड़ी सी कर लेते हैं, तो इस तरह से करते थे, जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं कर रखा है। उन्हें कहा ऐसी हरकतें करते हैं जो किशनदा ने नहीं करी थी। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सबसे पहले ही आप ठीक हो जाएंगे, ये भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है। यशोधर बाबू सोचते हैं कि जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे, अगर हम इस तरह के हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर बहुत सुधार भी आ जाता है, इसलिए हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं कि उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता जब नहीं गुजर गए होते, जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गदा 25 के लंबे दौर से गुजरता हूँ। जो यशोधर बाबू हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो बच्चे हैं उनको समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मेरे पिता, जब मैं मैट्रिक में था, मैट्रिक यानी कि आपकी जो 8th क्लास होती है, उसमें था, मेरे पिताजी गुजर गए थे, इसलिए मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का भार आ गया था, तो इसलिए मैंने इस तरह की हरकतें नहीं की, नहीं तो कहीं ना कहीं मैं भी इन सारी हरकतों से गुजर रहा होता। जब व्यक्ति पर जिम्मेदारी आ जाती है, घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, तो हम चाहकर भी ऐसी हरकतें नहीं कर पाते, इन सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, इसीलिए मैं जिम्मेदार बन गया। आगे वो कहते हैं कि जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया, जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। ये बात यशोदा जी कभी कभी तंजिया कहते हैं। तंजिया यानी कि व्यंग करते हैं, बिल्कुल कहते हैं, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि हाँ भाई, जब तक बाप है तब तक मौज कर लो, उसके बाद तो फिर आप ही समझो, आप ही जानो। लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है, बच्चों पर ये प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है ना। यानी कि आपने भी देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए, या बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया, घर में होता है, तो पेरेंट्स अक्सर कहते हैं हाँ भाई, जब तक माँ बाप हैं तब तक तो तू मौज कर ले, उसके बाद तो तुझे पता चलेगा माँ बाप नहीं रहेंगे। तो इस तरह का वो व्यंग कर रहे हैं, और ये बात बोलते बोलते वो मुस्कुरा भी देते हैं, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि बच्चों का सनात होना, यानी कि बच्चों के ऊपर कोई ना कोई सिर पर होना जरूरी है, माता पिता का होना जिम्मेदार, सारी चीजें मिलाकर कुछ अच्छी लगती हैं ये सारी बातें, कि बच्चों के ऊपर ये सारी चीज जरूरी है कि उनके ऊपर माँ बाप का साया हमेशा बना रहे। आगे देखिए, यशोदा बाबू कहते हैं कि कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं। वो इस बात को एक तरफ तो वही कहते हैं कि मेरे बच्चों से और बीवी से मेरी बनती नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे पति पत्नी है और जो मेरे बच्चे हैं, दुनियादारी, दुनिया के लोगों के हिसाब से देखा जाए, समाज के हिसाब से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं वो काफी सुलझी हुई है, उनकी पत्नी और उनके बच्चे। लेकिन 2 की 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है, जो उसकी रीत मंजूर करें। वो कहते हैं जो दुनिया होती है, 1 की 4 लगाकर बोलती है, 1 की 2 लगा के बोलती है, इधर की उधर बोलती है, गपशप करते, वो उस तरह के लोग उनको मंजूर नहीं है, उस तरह की बातें उनको कहीं ना कहीं मंजूर नहीं है। आगे वो कहते हैं कि दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा ना भर के भयंकर भूल की है। उनके बच्चे अक्सर कहते हैं कि पहले के समय में बच्चों लॉटरी निकला करती थी मकान वगैरह की, और आज भी निकलती है, सरकार निकालती है, आप उसे भरो तो उसमें आपको जमीन है या क्वार्टर इस तरह से निकलते हैं। तो उनके बच्चे अक्सर उनको ताने कसते थे कि आपने ना डीडीए में वो फॉर्म ना भर के आपने फ्लैट बुक नहीं कराया, नहीं तो हमारा कहीं ना कहीं फ्लैट होता, घर होता। तो कहीं ना कहीं ये भयंकर भूल लगती है उनके बच्चों को कि पापा ने ऐसा नहीं किया। आगे वो कहते हैं, समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की युक्ति अभी भी जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयानी उनमें रहते हैं, जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर बस। अर्थात यशोधर बाबू को किशनदा की ये बात बहुत पसंद आती है, उनको लगता है ये बात बहुत सही है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो सरकारी लोग हैं, सरकारी लोगों को रहने के लिए क्वार्टर मिलता है। अब जाहिर सी बात है, क्वार्टर मिलता है रहने के लिए, तो जिंदगी भर तो आप सरकारी क्वार्टर में रहो और उसके बाद आप मकान का पैसा बचाओ, मकान मत बनाओ, बल्कि
कि आप जब रिटायर हो जाओ तो रिटायर होने के बाद आपका जो भी गांव है, पुश्तैनी मकान है, आप वहां जाके अपने पिता द्वारा जो संपत्ति है उसमें जाकर रहो। तो जाहिर सी बात है आपका पैसा जो मकान बनाने का है वो बच जाएगा। ये बेटा सबकी अपनी अपनी थिंग्स है, ऐसी किशन दा की थिंकिंग थी, विचार थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। आगे देखिए पेज नंबर 8 पर, गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर अच्छी तरह समझते। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो पुश्तैनी मकान होते हैं, पिता द्वारा होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे लोगों का हिस्सा होता है। फिर सभी अपना अपना अगर मकान बना लेते हैं, उसमें कोई नहीं रह रहा होता तो उसकी मरम्मत करना, टूट फूट सही करवाना, ये आदि बातें बेकार का झगड़ा है, एक तरीके से वो सोचते हैं। बच्चे बहस में जब तक ये तर्क दोहराते हैं तब तक उनसे कोई जवाब नहीं देते। मतलब जब बच्चे बहसबाजी करते हैं कि हम गांव जाएंगे, ऐसे रहेंगे, करेंगे, तो फिर उनके पास कोई तर्क नहीं होता बात करने का। जाहिर सी बात है, बच्चे भी अपनी जगह सही हैं। आगे वो कहते हैं कि अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए। बिल्कुल सही। उनकी पत्नी भी कहीं ना कहीं कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, हम पुश्तैनी मकान में जाकर नहीं रहे तो फिर क्या हुआ। तो हमें जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है, हम अपना प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट दोनों, आज की जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, सारी बातें सोचकर चलते हैं। अगर हम यह काम करेंगे तो लॉस प्रॉफिट सब देखते हैं। तो उनकी पत्नी भी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ, वैसा हुआ, भविष्य में वो इस तरह के प्रश्न खड़े करती हैं कि अब क्या होगा। आगे वो कहती है, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, कि सारी तरह की बात सोचना हमारे बस की बात नहीं, हमारी बिरादरी में ऐसे लोग भी नहीं होते हैं, उसमें तो एक की तरह ही सोचने वाले होते हैं। कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। अर्थात मतलब जो आप लोगों ने देखा होगा, जो इन बातों में काफी गहराइयां छुपी होती हैं, जो बातें हमारे काफी उपयोगी होती हैं, उन बातों को कहीं ना कहीं जो जेंट्स लोग होते हैं ना, हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, सीरियस नहीं होते हैं। वो भले वो अंदर से सीरियस हो, लेकिन अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को, बच्चों को इन सारी सीरियसपन का दिखाते नहीं है और वो ये सारी बातें कहकर हंसने लग जाते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू यशोधर बाबू को ये नकली हंसी हंसने के लिए वादे कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का प्रयत्न कर रहे हैं। मतलब इन बातों पे कहीं ना कहीं जब वो हंस रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको याद आ रही है परलोक की, कि परलोक में जाकर मुझे कहाँ रहना है। और वो तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए। ये सारी बातें वो कहाँ सोच रहे थे, जब वो ऑफिस से घर जा रहे थे उस समय ये सारी बातें वो सोच रहे थे। उसके बाद जब वो आगे निकले और उन्होंने बिरला मंदिर की तरफ कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, जो लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति मंदिर में लगी हुई थी उसके उन्होंने कहीं ना कहीं हाथ जोड़े। और उसके बाद फिर उन्होंने असीक की फूल अर्थात भगवान के चरणों से वो आशीर्वाद के जो फूल होते हैं उसको कहते हैं बेटा असीक के फूल, चुटिया में खोसा और पीछे की उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अर्थात उन्होंने चुटिया रख रखी थी, उसमें फूल लगाया और उसके बाद वो मंदिर के पीछे के स्थान पर जा बैठे जहां पर जो महात्मा जी थे वो प्रवचन दे रहे थे। अफसोस, आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन नहीं लग रहा था। सच तो ये था कि वह भीतर से बहुत अधिक ज्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुषों कृष्ण द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे। जब वो भजन कीर्तन सुन रहे थे उस समय उनका मन नहीं लग रहा था कहीं ना कहीं, और वो ऐसा लग रहा था उनको कि वो अंदर से धार्मिक नहीं है, लेकिन उनके जो किशनदा थे वो कहीं ना किशनदा को फॉलो करते थे और ऐसा लगता था कि वो उनकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, जैसे जैसे मेरी उम्र ढल रही है वैसे वैसे भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाना, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी तो लोग धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते हैं, किताबें पढ़ना, पूजा पाठ करना, ये सारी चीजें वो करने लगे। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं रह पा रहा है तब उससे कहते कि भाई लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम धार्मिक कार्य करें, लेकिन हम धार्मिक कार्य चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। फिर हम अपने आप को ही कहते हैं, जैसे कि एग्जाम से, सपोज करो एग्जाम्पल के लिए पढ़ ले एग्जाम है,
तो हम अपने आप को स्वयं प्रेरित करते हैं, समझाते हैं। इसी तरह वो भी कहीं ना कहीं समझा रहे थे। आगे वो कहते हैं अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। वो समझाते हैं कि भाई पैसा कमाने में ही हमें सारा जीवन नहीं व्यतीत करना है, बल्कि हमें कहीं ना कहीं उसको भी स्थान देना है, क्योंकि आने वाले समय में ऊपर जाकर जवाब देना है, तो हमें भजन कीर्तन में भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आगे वो कहते हैं नई पीढ़ी को देखकर राजपाट तुम लग जाओ, बाढ़ प्रदेश की जो करते हो जैसा करते रहो। मतलब आगे की जो पीढ़ी है उनका जो राजपाट है वो किस तरह का है, उन सारी चीजों को तुम देखो कि वो आगे के लोग किस तरह से हैं। आगे वो कहते हैं हमें तो अब इस वर्ल्ड रेड की नहीं बल्कि लाइफ की नहीं उनकी चिंता करनी है। जैसे वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा है, अब नहीं मांगते तो ना मांगे। वो कहते हैं कि अगर हमारे बच्चे हमारे पास अनुभव है उससे हमारी बातों से सीखते हैं, कुछ समझते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वही सब हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि बच्चे हमें कहीं ना कहीं उन बातों के बहाने हमें आदर और सम्मान देते हैं, हमारी चिंता फिक्र करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज तक का चैप्टर। थैंक यू।